बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर फवाद ताहिर कैकाउस। वेलकम टू एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ लाहौर बोर्ड का फ़िज़िक्स पेपर पैटर्न जो है वो डिस्कस करना चाहता हूं। हमारा पेपर पैटर्न जो फ़िज़िक्स का है वो कुछ इस तरह से है जो कि आपको दिखाया जा रहा है। हमारे पास ये टोटल पेपर जो है वो दो हिस्सों में बटा है, एक ऑब्जेक्टिव पार्ट और दूसरा एसे टाइप पार्ट। टोटल जो मार्क्स हैं पेपर के वो बेटा 85 हैं। उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे है। पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर दिया जाएगा जिसको आपने 20 मिनट के अंदर जो है वो हल करना है और इसके अंदर 17 MCQs जो हैं वो दिए जाएंगे। एक नंबर का एक होगा तो आपको जो टोटल मार्क्स हैं उसके 17 दिए जाते हैं। फिर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप लेकर एसे टाइप दे दिया जाएगा और एसे टाइप के अंदर आपके पास दो सेक्शन होंगे, सेक्शन 1 शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर और सेक्शन 2 लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर। सेक्शन 1 में बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है और 4 है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों में आपको 12-12 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उनमें से आपको 8-8 करने हैं। 2 नंबर का बेटा एक होगा और 8 करने के 16 हैं। सवाल नंबर 4 जो है उसके अंदर आपको 12 नहीं 9 दिए जाएंगे और 9 में से आपको करने हैं 6। तो फिर ये टोटल मिलाकर आपके पास बन जाते हैं 22 शॉर्ट क्वेश्चंस और इसका जो टोटल मार्क्स बन जाते हैं वो बन जाते हैं 44। सेक्शन 2 में आपको बेटा 5 लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो दिए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9। हर पार्ट के अंदर दो उसके पार्ट होंगे, ए एंड बी। ए जो है वो थ्योरेटिकल होगा और बी जो है वो न्यूमेरिकल होगा। थ्योरेटिकल पार्ट 5 नंबर का और न्यूमेरिकल पार्ट 3 नंबर का, तो 8 नंबर का एक आपका लॉन्ग सवाल बनेगा। 3 आपको करने हैं, तो आप अगर इन 3 को अटैम्प्ट करते हैं तो आपके पास टोटल जो नंबर बन जाएंगे वो बन जाएंगे 24। तो टोटल अगर आप करें तो 85 मार्क्स बनते हैं। बाकी जो 15 नंबर हैं वो प्रैक्टिकल के होते हैं। सो बेटा ये हमारे पास लाहौर बोर्ड का पेपर पैटर्न था। आइए अब अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। हमारा जो बेटा आज का लेक्चर है इसमें थोड़ा सा फिज़िक्स के बारे में जानते हैं और बताते हैं आपको कि फ़िज़िक्स क्या होती है, फ़िज़िक्स की इम्पोर्टेंस क्या है और फ़िज़िक्स हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली बेटा देखा जाए तो इस कायनात में सारी ही चीज़ फ़िज़िक्स ही है। जब इंसान इस दुनिया में आया बेटा तो उसने अपने गिरदोनवा की चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया तो वो शायद परेशान हुआ हो या शायद वो हैरान हुआ हो। लेकिन बेटा परेशान इंसान कब होता है, हैरान इंसान कब होता है? जब वो किसी चीज़ को पहले से ही जानता हो। जैसे मिसाल के तौर पर आपने एक शेर को देखा, ज़िंदगी में पहली बार आपने शेर देखा। आपको क्या मालूम कि शेर कैसा है, क्या वो ख़तरनाक है, क्या वो नहीं है, हमें नहीं पता। बिल्कुल ऐसे ही उस वक़्त का जो इंसान था उसने अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देखा, ऑब्ज़र्व किया और उसके बारे में उसने लिखना शुरू कर दिया, रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिए। तो उसके पास एक मवाद इकट्ठा हो गया। उस वक़्त वो इंसान क्या कर रहा था, वो नेचर को स्टडी कर रहा था, जिसको उसने स्टडी ऑफ नेचर कहा और बाद में हमने उसका नाम नेचुरल फ़िलॉसफी रख दिया। तो बेटा इंसान को हम साइंटिस्ट तो उस वक़्त नहीं कह सकते थे। वो इसलिए नहीं कह सकते थे क्योंकि साइंस का वर्ड तो उस वक़्त था ही नहीं। फिर क्या कहते थे? हम उस वक़्त के इंसान को साइंटिस्ट की बजाय फ़िलॉसफ़र कहते थे। ये फ़िलॉसफ़र स्टडी करता था नेचर की, रिकॉर्ड्स मेंटेन करता था और लिखता रहता था। फिर एक टाइम आ गया, इतना रिकॉर्ड मेंटेन हो गया, इतना डाटा आ गया कि वो समझना मुश्किल हो गया। तो फिर उसको डिवाइड करना पड़ गया और फिर वक्त आ गया कि हम इस नेचुरल फ़िलॉसफी को डिवाइड कर दें।
और बेटा इसको फिर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। पहला बायोलॉजिकल साइंसेस। बेटा बायोलॉजिकल साइंसेस जो है वो स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स होती है, जिसके अंदर प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमंस आ जाते हैं। और दूसरा हिस्सा वो था फिजिकल साइंसेस, जिसको हम स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। इसके अंदर बेटा आपके पास टेबल्स, चेयर्स, बैटरीज, अर्थ, स्टार्स, हर वो चीज़ जो लिविंग थिंग नहीं है वो इसमें आ जाती है। चूँकि हम फिज़िक्स से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमारा रिलेशन जो है वो फिज़िकल साइंसेस से बनता है। फिर फिज़िकल साइंसेस को मज़ीद कैटेगराइज किया गया क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा था। फिर इसको डिवाइड किया गया मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में, जिसमें फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है। बेटा केमिस्ट्री में आप लोग केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं, बैटरीज, सेल्स, आयंस वगैरह के बारे में आप लोग स्टडी करते हैं। और जियोलॉजी में बेटा आप लोग स्टडी ऑफ अर्थ करते हैं। आज ज़मीन का सेंटर इतना गर्म क्यों है वो हम जियोलॉजी में पढ़ते हैं। ज़मीन के अंदर क्या क्या मौजूद है वो हम जियोलॉजी में पढ़ते हैं। एस्ट्रोनॉमी में आप स्टडी ऑफ प्लैनेट, स्टडी ऑफ स्टार्स एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। हमारा काम जो है वो ये है कि फ़िज़िक्स क्या होती है। फ़िज़िक्स इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। फ़िज़िक्स जो है बेटा मैटर की स्टडी है, एनर्जी की स्टडी है और इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसकी स्टडी है। इन तीनों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इसको देखते हैं वन बाय वन कि मैटर, एनर्जी और इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। सो बेटा हम लोग पहले बात करते हैं मैटर की। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हर वो चीज़ जिसके अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएं वो मैटर कहलाती है। पहला मास हो उसका, और दूसरा उसका कोई ना कोई फिजिकल वॉल्यूम हो। क्या मतलब है इसका मास का और फिजिकल वॉल्यूम का, आइए इसको देखते हैं। इसके लिए बेटा हम लोग एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं। लेट्स से कि वो ऑब्जेक्ट आपके सामने एक वुडन बॉक्स है। अगर आप इस वुडन बॉक्स को देखें तो ये वुडन बॉक्स का एक मैस है। इसने अपने पास एक मैस रखा हुआ है, इसके अंदर लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है, एक ख़ास मिकदार इस्तेमाल हुई है। और दूसरा इसका कोई ना कोई हुजम भी है, इसका कोई ना कोई वॉल्यूम भी है, इसने कोई ना कोई जगह भी घेरी हुई है। तो लिहाजा वुडन बॉक्स है ये मैटर हुआ क्योंकि इसमें मैस भी पाया जा रहा है और इसका फिजिकल वॉल्यूम भी है। तो ये एक सॉलिड की फॉर्म है। तो लिहाजा जितने भी बेटा आपके गिरदोनवा में सॉलिड्स मौजूद हैं, लाइक ग्लास है, बेड है, चेयर है, टेबल है, ये तमाम चीज़ें सॉलिड्स हैं, ये मैटर है। इसी तरह बेटा अगर हम लोग बात करते हैं किसी लिक्विड की, लाइक पानी, अगर आप बेटा पानी किसी गिलास में डालें तो एक ख़ास अमाउंट जो है उसके अंदर आएगी, उसका ख़ास मास होगा और उसका वॉल्यूम भी होगा, क्योंकि एक गिलास में आप एक जग के बराबर पानी तो नहीं डाल सकते, उतना ही आएगा जितना उस गिलास का वॉल्यूम होगा। लिहाजा जो लिक्विड है वो भी मैटर की है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं बेटा गैसेस की, लाइक हमारे पास एक बैलून है। इस बैलून में बेटा अगर एयर को फिल किया जाए तो एक ख़ास मिकदार की एयर जो है इसके अंदर आ सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं आ सकती, उतना ही आएगी जितना इसका वॉल्यूम होगा। तो लिहाजा इसका मास भी है, इसका वॉल्यूम भी है, तो फिर ये क्या हुआ, ये भी मैटर हुआ। तो लिहाजा ये जो सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं, गैसेस हैं, ये सारी की सारी क्या हैं, ये सारी की सारी फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। जी हाँ, तो सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस आर द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टूडेंट्स आपको अंदाज़ा हो गया कि मैटर क्या होता है। तो आइए चलते हैं, अब देखते हैं कि व्हाट इज़ एनर्जी। एनर्जी क्या है? आसान अल्फाजों में कि अगर हमारे पास इसका मैस ना हो, फिजिकल वॉल्यूम ना हो, तो वो एनर्जी है। आइए देखते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास ये एक स्पीकर है,
इस स्पीकर में से आवाज़ निकल रही है, साउंड निकल रही है। क्या ये साउंड आप फिजिकली बता सकते हैं इसका वॉल्यूम कितना है, या आप बता सकते हैं कितने मास की ये साउंड है? नहीं ना। लिहाजा साउंड एनर्जी की फॉर्म है। बिल्कुल इसी तरह ये सूरज है। सूरज अपनी शुआएं हीट की फॉर्म में अर्थ तक पहुंचाता है। तो क्या आप इसका मास मालूम कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं? नहीं ना। तो लिहाजा ये भी एक एनर्जी की फॉर्म है जिसको हम लोग हीट कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास जो लाइट पहुंचती है सूरज की ज़मीन तक, ये जो हम ज़मीन पे दिन के वक्त देखते हैं, किसकी वजह से देखते हैं? लाइट की वजह से। क्या इसका कोई मास है? क्या इसका कोई वॉल्यूम है? नहीं ना। लिहाजा ये जो लाइट है वो भी एक एनर्जी है। तो लिहाजा आप कह सकते हैं कि ये जो साउंड है, ये जो हीट है और ये जो लाइट है, ये सारी की सारी एनर्जीज़ हैं। यानी कि इनका मास नहीं है, इनका फिजिकल वॉल्यूम नहीं है, तो ये क्या हुई? ये एनर्जीज़ हुई। तो यूँ स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक तो अंदाज़ा हो गया कि मैटर क्या है, एनर्जी क्या है। तो आइए अब देखते हैं इनका रिलेशनशिप आपस में क्या है। तो इसके रिलेशनशिप को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ। बच्चों, आप सब लोगों ने न्यूक्लियर रिएक्शन का नाम सुना होगा। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है? एक हमारे पास यूरेनियम होता है, उसको न्यूट्रॉन के साथ बम्बार्ड करवाया जाता है। जब वो उसके साथ बम्बार्ड होता है तो वो उसके फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं, उसके छोटे छोटे हिस्से बन जाते हैं, और साथ में वो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी जो है वो निकालता है। तो आप अगर गौर से देखें, ये न्यूट्रॉन और यूरेनियम ये क्या हैं? ये मैटर हैं। और मैटर फाइनली देखें किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? फाइनली ये मैटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी में। तो लिहाजा मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स वो हम लोग सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे पेयर प्रोडक्शन के आर्टिकल के अंदर। आप बस ये देख सकते हैं इस एग्जांपल से कि किस तरह से मैटर और एनर्जी आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप रखते हैं। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको मालूम हो गया कि मैटर क्या है, एनर्जी क्या है और इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। आप समझ सकते हैं हमारे पास ये दुनिया में कायनात के अंदर जो भी किस्म की एनर्जी है, जो भी किस्म का मैटर है, वो हम लोग फिज़िक्स में पढ़ते हैं और वो आपस में रिलेशन रखते हैं। बेसिकली इस कायनात में सब कुछ क्या है? फिज़िक्स ही तो है। अब बेटा केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में आप लोग आयंस पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पढ़ते हैं, न्यूट्रॉन्स पढ़ते हैं। ये सब किसके अंदर पाए जाते हैं? मैटर में पाए जाते हैं। और मैटर किसकी स्टडी है? फिज़िक्स की। अब जियोलॉजी में अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, ज़मीन के बारे में पढ़ते हैं। ज़मीन क्या है? सॉलिड है। ज़मीन क्या है? मैटर है। हमारे पास हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं। आप रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं, आप सनलाइट के बारे में पढ़ते हैं, एनर्जीज़ के बारे में, साउंड के बारे में पढ़ते हैं। सब किससे बिलोंग करती हैं? हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं। तो यूँ आप कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स जो है बेटा वो हमारे पास एक फंडामेंटल है। स्टूडेंट्स, फिज़िक्स की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आप यूँ भी लगा सकते हैं कि ये हमें बताती है कि हम यूनिवर्स को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करें। अब अल्लाह ने हमें बना दिया, अल्लाह ने हमें अक्ल दे दी, तो हमने उससे रिकॉर्ड बनाए और अब हम इस मुकाम पर आ गए हैं कि अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को जो है वो अरेंज करवा सकते हैं। फिर जैसे कि आपको मैंने बताया, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, सब के अंदर आप मैटर और एनर्जीज पढ़ते हैं, वो फिज़िक्स है। तो लिहाजा फिज़िक्स इज़ द मोस्ट फंडामेंटल इन साइंसेस। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कि फिज़िक्स एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है। इस जो कुछ भी हम लोग बात कर रहे हैं ये बेटा हम बिला वजह नहीं कर रहे, सबके एक्सपेरिमेंट्स मौजूद हैं। तो हम हर चीज़ का एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर उसके बाद हम ये बात कहते हैं। तो लिहाजा ये एक्सपेरिमेंटल साइंस है। और फिर फिज़िक्स की मदद से हमें दुनिया को नए अंदाज से देखने का मौका मिलता है। हम दुनिया को बदल के रख देते हैं। अगर आप आज की फ़िज़िक्स का कंपैरिजन करें उस फिज़िक्स से जो 17वीं सदी या 18वीं सदी में पढ़ाई जाती थी, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस वक्त तो इलेक्ट्रॉन के बारे में पता भी नहीं था और आज हम इलेक्ट्रॉन किस चीज़ से बने हैं वो बता सकते हैं।
तो लिहाजा हम इसको नए अंदाज से देखते हैं और उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आपने ये देखा कि किस तरह से नेचुरल फ़िलोसफी जो है वो साइंस में कन्वर्ट हुई और ज़रूरत के साथ साथ हमने इसको डिफरेंट चीज़ों में डिवाइड करना शुरू कर दिया और फिज़िक्स की इम्पोर्टेंस आप लोगों को थोड़ी सी पता लगी। अब छोटे से 2 MCQs आपके साथ शेयर करते हैं। बेटा वो MCQ ये हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डिफाइंस फिजिक्स। आपके सामने ये 4 इक्वेशंस हैं, आपने बताना है इनमें से कौन सी इक्वेशन फिजिक्स को डिफाइन करती है। स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा ज़हन में रखिएगा कि हर MCQ के अंदर एक कीवर्ड होता है जो आपको आंसर तक लेके जाएगा। और यहाँ पर मैं स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ता हूँ। वो कहता है कौन सी इक्वेशन फिजिक्स को डिफाइन करती है, यानी कि फिजिक्स की डेफिनेशन बताती है। F इक्वल्स टू ma, P इक्वल्स टू mv, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, ऑल ऑफ दिस। अगर आप देखें तो बेटा ये जो ऑप्शन नंबर C है, इसके अंदर इसकी लेफ्ट साइड एनर्जी है, राइट साइड पे मैस है। तो ये इक्वेशन एनर्जी और मैस के रिलेशनशिप को आपस में बता रही है, जबकि जो बाकी इक्वेशंस हैं वो एनर्जी और मैस के रिलेशनशिप को नहीं बता रही, वो फिजिकल फिनोमिना बता रही हैं। लिहाजा सिर्फ E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर जो है वो फिर इसको डिफाइन कर रही है। अब स्टूडेंट्स, मैं इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज करता हूँ और एक नया MCQ बनाते हैं। वो ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डिस्क्राइब्स फिजिक्स। नोट किया आपने, मैंने सिर्फ डिफाइन को डिस्क्राइब कर दिया है। डिस्क्राइब करना मीन्स फिजिकल फिनोमिना बताना, और मैंने वही ऑप्शंस लिए हैं, कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ एक टर्म चेंज की है और देखिए उससे उसका आंसर चेंज हो गया। अब आप बता सकते हैं कि कौन सा आंसर है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसमें सारी की सारी इक्वेशंस जो हैं वो फिजिक्स को डिस्क्राइब कर रही हैं। F इक्वल्स टू ma फोर्स बता रही है, P इक्वल्स टू mv मोमेंटम बता रही है, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर एनर्जी बता रही है। ये सारे के सारे फिजिकल फिनोमिनाज हैं, तो ये इसका ऑल ऑफ दीज आंसर है। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर अच्छे से स्टडी कीजिए। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में आप अपना चैप्टर जो है प्रॉपरली आगाज़ करेंगे। इंशाल्लाह तब तक के लिए अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।